एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञान सेतु चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के मैथ्स के चैप्टर 1 के एमसीक्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि शून्य शून्य क्या है, संख्या शून्य क्या है। तो संख्या शून्य ये ना तो धनात्मक होते हैं और ना ही ऋणात्मक होते हैं बच्चों, ठीक है स्टूडेंट्स। संख्या शून्य जो है ये ना तो धनात्मक होती है ना तो ऋणात्मक होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या याद रखिए स्टूडेंट की जो पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरू होती है और जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 से शुरू होती है। तो लिहाजा बात है कि एक जो है यहाँ पर प्लस का ही होगा, माइनस तो हो नहीं सकता है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या अभी आपको बताते हैं तुरंत कि पूर्णांक जो है वो सबसे छोटा संख्या, सबसे प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी बच्चों इसमें 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। आगे बोला है कि प्राकृतिक संख्या 1। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि एक प्राकृतिक संख्या जो है 1 से ही शुरू होती है। तो प्राकृतिक संख्या 1 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन पूर्ण संख्या 1 का। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन सेम है, बस में प्राकृतिक और पूर्ण का ही डिफरेंस है। प्राकृतिक जो होता है वो 1 से शुरू होता है, किंतु पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है तो यहाँ पर 1 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा 0। प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा, किंतु पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 होगा। दोनों में क्वेश्चन सेम है, केवल प्राकृतिक और पूर्ण का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 117 गुना 0। तो हमें पता है कि किसी भी संख्या लीजिए, इसको अगर 0 से गुना करते हैं तो उसका मान 0 ही होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 8 भागा 0। तो आपको पता होगा कि 8 मेरे पास संख्या है और इसका भाग हमको 0 बार करना है। तो कोई संख्या अगर 8 है, इसको भाग 0 बार हम कैसे करेंगे? या तो 8 बार करेंगे, या तो 1 बार करेंगे, या तो कोई संख्या बार होगा, किंतु 0 बार ये हो नहीं सकता है। तो ये परिभाषित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि ये परिभाषित नहीं है। अगला बोला 0। तो 0 को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, 0 का मान 0 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 0 भागा 7, तो 0 का मान हमेशा 0 ही होता है। किसी भी संख्या से अगर जो गुना करते हैं, भाग करते हैं, तो वो हमेशा 0 ही होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 625 गुना 1। 625 को 1 से गुना करेंगे तो ये जाहिर सी बात है, किसी को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो ये उतने रहेगी, ना कम होगी ना अधिक होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 625 के 625। इसमें बोला है इनमें से कौन योज्य तत्समक है। अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा बच्चों तो स्टूडेंट्स, तो आपको पता होगा कि योज्य तत्समक जो होता है वह 0 होता है। योज्य तत्समक का मान हमेशा 0 होता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है इनमें से कौन सा गुणात्मक तत्समक है। गुणात्मक तत्समक विलोम होते हैं, परंतु उसका मान 1 आना चाहिए, तभी वो गुणात्मक तत्समक होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो बच्चों सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कन्फ्यूजन करने वाले क्वेश्चन है, बहुत को यहाँ पर टिक कर देंगे 1 या फिर 0। तो पहली बात तो 0 किसी से भाज्य होती ही नहीं है, और ये भाज्य है ना ये अभाज्य है। 0 कोई संख्या ही नहीं है। 1 जो है, 1 या तो सभी से काट देता है तो किसी से नहीं कटता है, किंतु 2 जो है वो 2 केवल 2 से ही कटता है, दूसरे किसी भी संख्या से 2 नहीं कटता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। 3 भी है संख्या, लेकिन 3 तो छोटी नहीं है, 2 से बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अगर 6 और 8 को देखें तो ये 4 और 2 से बड़े हैं। तो 4 और 2 को देखते हैं, तो अगर 4 और 2 को लेते हैं तो 4 तो 2 से कट जाता है और 2 किसी से नहीं कटता है, और हमको बोला भाज्य। तो 2 तो छोटी है परंतु ये कटती किसी से नहीं है, किंतु 4 छोटी भी है और कट भी जाती है।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन दिया है 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से अगर 100 तक की गिनती करें बच्चों तो हमें पता चलेगा कि कितनी अभाज्य संख्या है। आप गिनती कीजिएगा घर में बैठ के, इसका सही आंसर हो जाएगा 25। एक बार लिख लीजिएगा 1 से 100 तक की गिनती, 1 से 100 तक की गिनती लिख लीजिएगा, उसमें को निकल जाएगा कि कितना अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक की गिनती अगर लिखिएगा तो आपको निकल जाएगा कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, वैसी संख्याएं जो किसी से नहीं कटती हैं अभाज्य कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं कितनी होती हैं। तो ये क्वेश्चन को दिमाग में नोट कर लीजिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, उसकी कोई सीमित संख्या नहीं होती है। अगला बोला है कि निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है। 16 नंबर में बोला है निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है। तो सह अभाज्य युग्म यही वही होते हैं जिनका HCF बराबर 1 आएगा। HCF मतलब मॉस बच्चों, HCF का मतलब होता है मॉस जिसका 1 आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें संख्या 4 और 12 को, तो 4 जो है 2 से जाता है, 12 भी 2 से चल जाता है, तो इसका सही आंसर ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें 5 और 20, 5 का अगर हम लॉस लेते हैं तो 5 के 5 कटता है, अगर 20 का लेते हैं तो 4 पंचे 20, इसमें भी 5 इसमें भी 5, ये भी नहीं होगा। अगर हम 3 और 9 को लेते हैं, 3 और 9 को अगर ले आएँ तो इसमें तो 3 3 9, इसमें एक 3 नज़र आ रहा है, यहाँ भी एक 3 है ही, तो ये भी नहीं होगा। अगर 13 और 14 को देखें तो 13 के लिए संख्या कितनी आएगी, अगर इसको हम करके देखें अभाज्य गुणनखंड की विधि से, 13 का लॉस 13 1 13 आएगा। अगर 14 का करने जाएँ तो हमको नज़र आएगा 2 सत्ते 14 और 7 1 7, इसमें एक आ रहा है बच्चों। तो यह संख्या मेरा सह अभाज्य युग्म हो जाएगा। यह संख्या का जो युग्म है यह सह अभाज्य युग्म हो जाएगा। आगे बोला है कौन सा युग्म अभाज्य युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा युग्म अभाज्य युग्म है, क्वेश्चन नंबर 17। तो अभाज्य युग्म का मतलब होता है कि दोनों में से कोई किसी से कटना नहीं चाहिए। तो 15 और 17 जो है, तो 15 तो कट जाता है बच्चों, 3 से 15 कट जाता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, 3 से 15 कट जाता है। अगर देखें हम 17 19 को, 17 और 19, तो ना तो 17 किसी से कटता है और ना ही 19 किसी से कटता है। आगे ऑप्शन से देख लेते हैं, उसके बाद टिक करते हैं कि क्या ये सही आंसर है कि और हो सकते हैं। 23 25, 23 तो किसी से नहीं कटता है, परंतु 25 जो है ये 5 से कट जाती है। 53 भी किसी से नहीं कटती है, तो 55 11 से 5 से कट जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 17 और 19, मेरा सही आंसर हो जाएगा 17 और 19। अगला बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन है 8/6 का योज्य प्रतिलोम। 8/6 का योज्य प्रतिलोम का मान हमेशा 0 आना चाहिए। अगर मेरे पास 1 है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे हम, मेरा 0 आएगा। इसको हम अगर मेरे पास -1 है तो इसको हम +1 से कर देंगे, तो कितना आ जाएगा इसका मान आ जाएगा 0। अगर मेरे पास 1 है तो इसको 1 से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 0। तो इसका सही आंसर 0 जिसमें आना चाहिए। तो अगर ध्यान से देखें तो ये जो प्रतिलोम मेरा ये हो रहा है, इसमें माइनस का मान दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि -5/9, उसी का ऑपोजिट दिया है बच्चों। -5/9 का योज्य प्रतिलोम किससे करें कि 0 आ जाएगा। तो 9/5 इसमें आएगा नहीं, -5/9 इसमें दुगना हो जाएगा, तो 0 से तो हो नहीं सकता है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया है -11 का योज्य प्रतिलोम। सेम क्वेश्चन है, अगर -11 है तो हम सब +11 कर देंगे, तो मेरा कितना आ जाएगा 0, मतलब +11 मेरा सही आंसर हो जाएगा ये वाला। अगला है कि -1 और 1 के बीच एक मात्र पूर्णांक है। तो अगर हम संख्या रेखा खींचते हैं, ठीक है, तो इधर तो प्लस होता है, इधर माइनस होता है, तो यहाँ पर मेरा एक माइनस वाला आता है, यहाँ पर एक प्लस होता है, बीच में क्या छूटता है बच्चों, ये 0 छूटता है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अगला दिया है 0 एक संख्या है। तो 0, पहली बात 0 संख्या है और वह परिमेय संख्या है, अपरिमेय है नहीं।
ध्यान दीजिएगा, इसको जरा रट लीजिएगा कि 0 जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पाई हमेशा अपरिमेय होता है, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या है। अगला जो है ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है, तो स्वयं का व्युत्क्रम -1 होगा। इसको भी पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि ये कन्फ्यूजन्स वाले हैं, दे भी सकते हैं जैक वाले। अगला क्वेश्चन है डैश का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, तो किस संख्या का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है? तो 0 का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है। 0 का उल्टा, 0 कोई संख्या ही नहीं है तो उसका उल्टा क्या होगा? अगला दिया है 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम जिसका गुना होके 1 आना चाहिए। जैसे कि अगर मेरे पास 2/3 है तो इसको किससे गुना करेंगे? मेरा 1 हो जाएगा, तो इसको 3 हम 2 से गुना करेंगे, ये 3 और ये 3 चले जाएंगे, ये 2 और 2 चले जाएंगे, तो कितना आएगा? मेरा 1 आएगा। उसी प्रकार यहाँ संख्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है 4 और 5, तो इसको गुना करेंगे हम 5/4 से, तो ये 5 और 5 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5/4। अगला दिया है 7 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम, तो 7 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो आपके पास 7 है, ये अंश हो जाएगा। अगर आप इसको लेना चाहें तो किससे ले जाइए? नीचे कुछ नहीं, नीचे 1 हम लगा सकते हैं, तो बस इसका अपोजिट यहाँ पर उल्टा लिख देंगे हम। तो 7 से 7 से कैंसिल हुआ, 1 से कैंसिल हुआ, तो कितना बचा? यहाँ पर 1 बचा। इसका मतलब ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला बोला है 11/6, 11/6 का प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम, तो ये भी सेम क्वेश्चन है, -1/6 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संख्या 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? सेम वही जो 27 में किया वही क्वेश्चन दिख रहा है हमको यहाँ पर करने के लिए, तो इसलिए हम ज़्यादा माथा नहीं खराब करेंगे, ये हो जाएगा। अगला दिया है -5 गुना -1 का सही गुणनफल होगा। -5, देखिए बच्चों ध्यान से कि अगर मेरे पास 2 ऋण आते हैं तो क्या हो जाएंगे? अगर मेरे पास 2 ऋण आएंगे, पहली बात तो ये 5 गुने 1, 5 के 5 होंगे, और 2 ऋण प्लस जो बनता है बच्चों, ये साइन याद रखिएगा, ये जो प्लस है 2 माइनस से बना है, एक इधर से एक इधर से, बस इसको शॉर्ट ट्रिक से याद रखिएगा कि अगर 2 माइनस से गुना हो रहा है तो प्लस हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि -5 गुना 0 का सही गुणनफल होगा। -5 को अगर हम 0 से गुना करते हैं तो क्या होगा? तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे कि अगर 0 से किसी भी संख्या को गुना दिया जाए तो हमेशा 0 ही होगा, ना उसका मान बढ़ेगा ना तो घटेगा, उसका मान 0 का 0 हो जाएगा। अगला दिया है 10 को भाग करना है -5 से, सही मान क्या होगा? तो इसको ज़रा ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास कोई संख्या 10 है, अगर इसको हम -5 से भाग देंगे तो इसमें माइनस कितनी बार आ रहा है? -1 बार आ रहा है, तो पहले बात तो माइनस उतर जाएगी। 5 का पहाड़ा में 10 2 घर में आते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा -2। अगला क्वेश्चन दिया है -29/29, जिसका -29 को अगर हम -29 माइनस को अगर भूल जाते हैं तो 29 का पढ़ा 29 कितने घर में आ जाता है? 1 घर में, और माइनस चूँकि 1 बार है तो 1 बार का माइनस उतर जाता है, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? -1। अगला क्वेश्चन दिया है कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो संख्या रेखा हम लोग जानते हैं, संख्या रेखा में इधर तो प्लस होता है, इधर माइनस होता है, इधर एक सबसे छोटा होता है जहाँ पर हम ख़त्म करेंगे। ख़त्म तो ऐसे एक्चुअली होता है कहीं नहीं, कि तो हम जहाँ तक ये ख़त्म करते हैं, अगर हम ये 2 में ख़त्म करते हैं तो ये 2 इसकी सबसे बड़ी संख्या होगी, परंतु इधर जहाँ से शुरू होता है -1 सबसे बड़ा हो जाएगा, इसमें तो -1 है नहीं, तो -1 नहीं है तो -1 से अगर जाते हैं संख्या तो क्या आता सबसे पहला? 17 तो आएगा नहीं, 18 तो आएगा नहीं, 8 तो आएगा नहीं, आएगा क्या? 7 आएगा, तो सबसे बड़ा 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला दिया है 5/10 का सही भागफल क्या होगा? इस तरह से क्वेश्चन जो होते हैं हमें कन्फ्यूजन में डालते हैं। 5/10 सही बच्चे 10/5 किए, यहाँ पर 5/10 दे दिया है, तो इसको सही आंसर कैसे कर निकालेंगे? 5 बट्टे में कर देंगे, भागा जो होता है बट्टे में होता है, इसको काटते हैं तो 5 का पढ़म 5 एक घर में आता है, और 5 का पढ़म 10 जो होता है वो 2 घर में आता है, तो कितना रहा इसका? 1/2, इसका सही आंसर हो जाएगा 1/2।
अगला क्वेश्चन दिया है कि -11 प्लस -12 का योगफल कितना हो जाएगा। तो पहले लिख लेते संख्या को। माइनस अगर 11 है आपके पास और -12, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से अगर देखते हैं तो -11 का -11 प्लस और माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होती है, और -12। अगर ये देखा जाए तो ये एक उधार का ऋण बनता है कि -11 कल का उधार है और -12 आज का। तो अगर हम उधार को जोड़ते हैं तो 12 और 11 कितना होता है बच्चों, 12 11 कितना हो जाता है, 23 हो जाता है, और माइनस का माइनस आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर -23 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 0.3 गुने 0.3, इसका सही आंसर, मतलब मेरे पास 0.3 है, उसको 0.3 से हमको गुना करना है। तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले संख्याओं को गुना कीजिएगा। संख्या गुना करेंगे 3 तिये कितना हो जाएंगे, 3 तिये 9 हो जाएंगे। अगर हम पॉइंट्स को देखते हैं, इसमें एक अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट है, तो टोटल 2 अंक बन रहे हैं। तो हम यहाँ पहले 2 अंक बनाएंगे, ये 2 अंक बन गए, क्योंकि संख्या आगे 0 आगे दिया है इसलिए 0 आगे ही देंगे। तो एक संख्या 2 संख्या हो गया, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। अब पॉइंट तो अकेले ठीक नहीं दिखता है, अगर हम 0 भी लगा देंगे तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पॉइंट के पहले वाला 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ये आंसर हमको यहाँ दिख रहा है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 10 का पावर 3 का सही मान 10 का घात दे दिया 3 बार, तो बस इसको कुछ नहीं करना, 10 को 3 बार गुना करना है। तो अगर हम 0 को छोड़ दें तो 1 और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। आज 0 कितनी बार है, 0 3 बार है, तो 3 बार 0 हम लिख देंगे। तो ये सही आंसर हमको यहाँ नज़र आ रही है, सही आंसर ये वाली हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया है 2/5 का समतुल्य संख्या क्या है। तो 2/5 का समतुल्य संख्या क्या होगा, तो इसका देखने का एक तरीका बनता है 8/20 है। तो इसको आप काटिए, किससे काट सकते हैं, 4 से कट रहा है, 4 दूने 8, 4 पंचे 20, 2/5 आ रहा है। अगर ये तो कटेगा नहीं, ये भी कटेगा नहीं, ये अगर काट रहे हैं तो 10 दूनी 20 कट रहा है, और 10 4 40, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ रहा है। ये संख्या तो बन नहीं रही है, संख्या केवल यही बन रही है, तो मेरा सही आंसर ये हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है -7 प्लस -13/8 इक्वल -13/8 प्लस का रिक्त स्थान दिया है, इसमें क्या होगा, हमको खाली जगह भरना है। तो अगर देखें तो ये हमको बराबर करना बोल रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करने बोल रहा है। तो यहाँ पर -13/8 है ही, एज इट इज़ यहाँ भी है, ये छोड़ गया है, ये अगर यहाँ है तो ये भी यहाँ पर आएगा, कि ये जब ये यहाँ आया है तो ये भी यहीं पर से यहाँ आएगा। तो इसे आंसर कहाँ है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको इसमें कोई जानकारी वाली और कुछ जानने को मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।